अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये दो वीला कर रहे हैं जी पाकिस्तान के मालियाती हवाले से, जो दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिनको हमने एज ए जर्नलिस्ट ऑब्ज़र्व किया बड़ा करीबी तौर पे। तो हम पिछले वीलॉग में हमने बताया था कि किस तरह जो था वो पहले डिग्रियों के हवाले से अमेरिकन्स ने हमें कैसे एग्जैक्ट का जो स्कैंडल था, जाली डिग्रियां बेचने का, ऑनलाइन बेचने का जो स्कैंडल था, और किस तरह हमें कहा गया कि आपके अदारे उसको हमायत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और किस तरह फिर KSB बैंक हुआ। अब फिर हमने ये भी बताया कि UBL तक मामला पहुंच गया था। UBL के ऊपर जी मामला पहुंच गया। अब UBL जो था उसका जो मालिक है मेजॉरिटी शेयर होल्डर का सर अनवर परवेज़, बेस्ट वे सीमेंट वाला, सर अनवर परवेज़ साहब जो थे वो बरतानिया में थे, और यहाँ पे ये वारदात पड़ गई कि जनाब 4 से ज़्यादा जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस UBL ने इस्टेब्लिश कर लिए हैं ईरान के अंदर। स्टेट बैंक ने पहली फुर्सत के अंदर कहा कि जनाब साढ़े को तो पूछे ही नहीं इन्हें, मुंडे ने अपने आप ही किया, सान तो पूछा ही नहीं, हम तो मुकर ही गए ना जी। स्टेट बैंक मुकर गया कि हमें तो इसने पूछा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन ने कहा कि अगर आपसे नहीं पूछा तो इसका मतलब है नाजायज़ है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके बैंक ने बाहर कोई ब्रांच या अपना कोई नुमाइंदा दफ्तर बनाना है तो पहली अप्रूविंग अथॉरिटी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ने फ़ौरन हाथ खड़े कर दिए। तो बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो था उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा कि ये तो क्राइसिस पैदा होने लगा, आप इसमें इंटरफेयर करें। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सर अनवर परवेज़ साहब को कॉल की। किसने कॉल की मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा सोर्स है। उन्होंने उन्हें कॉल की कि सर ये क्राइसिस पैदा हो गया। सर अनवर परवेज़ वहाँ से चार्टर फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान पहुँचा और आके उसने UBL का पूरा बोर्ड उड़ा दिया। नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, नया CEO सामने आया, और यूं वो चारों ऑफिसर जो थे ईरान के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव दफातर थे उनको जो था वो किया गया। वहाँ पर भी पता चला कि बुखारी साहब के जो हैं हम जहन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं या कर रहे थे, तो उन्होंने ये रिस्क ले लिया इस तरह से। वरना मतलब उड़ता तीर बगल में लेने की क्या ज़रूरत है यार। और कौन लेता है, कौन ये अहमक और हमाकत करता कि आपका मामला जैसे भी चल रहे हैं पाकिस्तान में, आप जो भी लूटमार कर रहे हैं, आप एक इंटरनेशनल सीन के अंदर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने चले हुए हैं। आपको खुदा का खौफ नहीं है, कोई शर्म नहीं आती आपको। आप पाकिस्तान की कीमत के ऊपर खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान की कीमत के ऊपर मलाइन करते हुए पाकिस्तान को कोई और काम डालना चाह रहे हैं। तो खैर वहाँ पे इस पूरे क्राइसिस के दौरान एक नाम उभर के सामने आया। बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसके ऊपर किए हैं, और वो नाम जो था वो सीमा कामिल साहिबा का था। ये आपने हाल ही में सुना ना कि 17 लाख रुपए या 17.5 लाख रुपए के ऊपर उन्हें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट किया गया है, और उनके कारनामों के ऊपर बड़े बड़े कारनामे दर्ज हैं। तो जब मैंने उनका CV पढ़ा जो कि ऑफिशियली जारी किया गया, तो उसमें ये इस कारनामे का जिक्र नहीं था। तो मैंने कहा अगर उन्होंने जिक्र नहीं किया तो हम आपको याद दहानी करवाते चलें। तो अब अगर वो ये पूरे पस मंज़र में UBL के हैं वो ईरान में हैं वो सारा इस पस मंज़र के हामिल अगर ख़ातून जो है वो पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर आई है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सेक्टर है या उसको मैनेज करने वाले लोग जो हैं वो कौन हैं, या पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर या पूरा बैंकिंग सेक्टर किन लोगों के हाथ में। ठीक है, वो अपने ज़ाती तासुबात या मोहब्बतों के लिए इस मुल्क के किसी भी इदारे के साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है, और शायद कर भी रहे हों, हमें तो नहीं पता। बहरहाल ये मैटर ही नहीं करता कि वो 17-17.5 लाख पे आई हैं। UBL में उनकी तनख्वाह 30 लाख से ज़्यादा थी, और जो सहूलतें उनको यहाँ पे मिली हैं ये उससे आधी भी नहीं है जो वो पहले एंजॉय कर रही थी। वो इतनी कुर्बानी दे के क्यों आई हैं, ये बहरहाल एक सोचने वाली बात है। कोई बंदा कुर्बानी देता है तो अपने तनख्वाह से आधी तनख्वाह पर जाता है, तो कोई वजह तो होती है। तो अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पर रेमिटेंसेस के हवाले से, एक्सचेंज के हवाले से, वो कहाँ जाती हैं।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से भी आए हैं कि जो कर्ब साइड मार्केट कहलाती है, उसको लिए टिपिकल अंग्रेज़ी टर्म बोली जाती है जिसको हम ओपन मार्केट भी कह लेते हैं, लेकिन ओपन मार्केट ये होती नहीं है। वैसे ओपन मार्केट और होती है, लेकिन हम उसे अमूमी तौर पे ओपन मार्केट कह देते हैं। कर्ब साइड मार्केट कहलाती है। कर्ब साइड मार्केट के अंदर भी पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो था वो डॉलर का बायर हुआ करता था। दुबई में पाकिस्तान का रुपये की थोड़ी बहुत इज़्ज़त अब भी है, हम वहाँ से भी डॉलर ख़रीद के लाया करते थे अनऑफिशियली। और अगर आपको याद हो तो जो शौकत अजीज़ साहब जो थे, उन्होंने मुशर्रफ साहब के शुरू के दौर के अंदर तो हालात बहुत बुरे थे ना। मुझे याद है पंजाब का टोटल डेवलपमेंट का बजट जो था वो 20 अरब रुपए था। मुशर्रफ साहब का के नाज़ल होने के बाद जो पहला बजट पेश हुआ था पंजाब का, रिपोर्ट किया हुआ है, तो पहला बजट जो था वो 20 अरब रुपए का था। उसके अंदर डेवलपमेंट के सेगमेंट जो थे, और वो भी सिर्फ 8 अरब रुपया खर्च हुआ था। यानी इकॉनमी डिफ्लेशन का शिकार हो गई थी, जिस तरह अब शिकार हुई। इनके आने से यही होता है। ज़ियाउल हक को देख लें, अयूब को देख लें, इनको देख लें, इनके आने से इकॉनमी बैठ जाती है, और अब भी बैठ गई। तो वो इकॉनमी बैठ गई थी, तो उस वक्त ज़र मुबादला के बहुत ज़्यादा मसाइल थे हमें। वो तो ये मुशर्रफ के आने और अभी 9/11 ना होने के दरमियान का अरसा है। तो उस वक्त हमने 2-3 जगहों से डॉलर्स ख़रीदे थे। एक दुबई से भी ख़रीदवाए थे, और दूसरा पेशावर से भी हम अफ़गानों के अमेरिकन परली तरफ फिर बड़ा पैसा बांट रहे थे ना। उसके बाद तो वो फिर पेशावर से भी हमने ख़रीदवाए ना जी, वहाँ पे बड़ा सस्ता डॉलर मिल जाता था, तो पाक रुपये के बस, तो वो हमने ख़रीदे और यूँ अपना ज़र मुबादला का। इन्होंने आने के बाद ये वाला काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। इन्होंने एजेंट आगे रख लिया, और वो एजेंट अपना कमीशन लेके तो बैंक को अगर कोई थोड़े बहुत ज़रूरत हो, वरना रियासत खुद कमाए और ख़ुद डॉलर जो है उसको ख़र्च करे। अब रियासत की जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है या जो पैदावारी शोबा है, वो अब इस काबिल पहुंचा नहीं है, इस लेवल के ऊपर पहुंचा नहीं है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट्स को मैच कर सकें। हमारी इंपोर्ट्स बहुत कम हैं, और अभी एक रिपोर्ट भी इंटरनेशनल जारी हुई है। अभी मैं कल ही परसों ही मैं देख रहा था, बिज़नेस रिकॉर्डर के अंदर बिज़नेस रिकॉर्डर के अंदर या शायद न्यूज़ के अंदर छपी है कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 12 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं हो पाती कि मज़ीद ये जो 24-25 का लेवल है, इससे 12 अरब डॉलर मज़ीद एक्सपोर्ट हो सकती हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ लैक क्या चीज़ कर रही है। इन्फॉर्मेशन किसने देनी होती है? रियासत ने देनी होती है, और रियासत के अदारे होते हैं, जैसे टीडैप है, एक अदारा है, उसे एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करना है। वो सिर्फ नुमाइशों के ऊपर पैसे बनाने और उसके ऑफिसर जो हैं वो नुमाइशों में जाने और अकड़ी हुई गर्दन के साथ जो है एक्सपोर्टर को ह्यूमिलिएट करने के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, ठीक है। या अपने चच्चे के बेटे को या मासी की धी को ले जाने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जेन्युइन एक्सपोर्टर की बजाय, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर की बजाय। नतीजा क्या निकलता है कि उसने कहा है कि जनाब 12 अरब डॉलर अगर वो कह रहा है तो ऑलमोस्ट 50% हुआ ना। एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जो लम्हा मौजूद में फ़ौरन की जा सकती हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान के अंदर उसको इस के बारे में इतला ही नहीं है कि जो उसके पास हीरा पड़ा हुआ है, इसका जौहरी कहाँ बैठा है या इसका बायर कहाँ बैठा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के सिस्टम को किस तरह मैनेज किया जा रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम जो है उसको जानबूझ के इस तरह लोगों को उसमें से निकाल के चलाया जा रहा है? बज़ाहिर जो इस वक्त क्राइसिस हैं ज़र मुबादला के, उससे कुछ शक गुज़रता है कि मतलब इतने बहरान, इतना क्राइसिस हमारे पास कभी हुआ नहीं है कि हमें 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है वो MBS की ड्राइवरी करना पड़ जाए। यार को ग्रेस होता है, रियासत पाकिस्तान का जो हेड है उसका कोई ग्रेस होना चाहिए, उसकी कोई इज़्ज़त रहनी चाहिए, ठीक है। और उसके जो हैं जो नुमाइंदगान हैं उनको आलमी फोरम के ऊपर रिस्पेक्टेबल तरीके से देखा जाना चाहिए। तो ये आपने नज़र रखनी है कि पाकिस्तान के मालियाती मामलों को ड्राइव करके किस तरफ ले जाया जा रहा है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।